सुगस इरेडा 128 का इंपॉर्टेंट बेस लाइन और वापस से रिकवरी स्टॉक पे रिसेंट दिनों के अंदर देखने को मिली है, स्पेशली इस हफ्ते 128 इंपॉर्टेंट बेस लाइन क्यों है और ऐसा क्यों होता है कि कोई भी स्टॉक में बड़ी गिरावट होती है तो अचानक से एक बेस आता है जहां से स्टॉक एक रिकवरी देता है, फिर वो छोटी सी रिकवरी वापस बनती है आपकी गिरावट में। इसका मेजर एग्जांपल अगर मैं आपको रिसेंट में दूं तो कीन्स टेक्नोलॉजी और डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इन दो कंपनीज के वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है। पिछले 2-4 दिनों में क्या क्या इन कंपनीज के अंदर हुआ है विद पॉसिबिलिटीज कि आने वाले सेशंस में क्या रहेंगी, और एग्जैक्ट आपको वही काम देखने को मिला। जरूर चेकआउट करना, बहुत कुछ सीख जाओगे कि कैसे एक बेस लाइन पर कोई भी काम किया जाता है मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी पर। बहुत ध्यान से समझना। अभी इरेडा के इस वीडियो के अंदर लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी कंपनी की समझेंगे। लॉन्ग टर्म इन द सेंस लॉन्ग टर्म प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस के साथ में, ऐसा नहीं कि यहां से 2 गुना हो जाएगा 3-4 गुना, ऐसे काम नहीं करते मार्केट में कभी भी। प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस के साथ समझेंगे कि कंपनी आने वाले 2-3-4 क्वार्टर कैसा काम कर सकती है। अभी के लिए कंपनी का जो मेजर फोकस रहेगा वो रहेगा बजट 2026-27 पर। पिछले बजट के अंदर जो सेक्टर था, पिछले बजट में जो आपका क्लीन एनर्जी सेक्टर है वहां पर इतना एलोकेशन देखने को मिला था, और इस बार उम्मीद है कि एटलीस्ट 12% का इंक्रीज देखने को मिले इस एलोकेशन में पिछले साल के कंपैरिजन से। ठीक है, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का है, मतलब कि पिछले बजट का है। तो आने वाला बजट बहुत क्रूशियल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिसेंट जो अपडेट्स थी आपके क्लीन एनर्जी सेक्टर में, जहां पर 2 कंपनीज, यानी कि 2 तरीके के सेक्टर क्लीन एनर्जी के, एक तो आपका सोलर और दूसरा विंड, इन पर बहुत भारी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से वार एनर्जीज, इरेडा, प्रीमियर एनर्जीज, सुजलॉन और आइनॉक्स विंड, इन सभी कंपनीज पर बड़ी गिरावट देखने को मिली। अपडेटेड है, चैनल पर अवेलेबल है, जरूर चेकआउट कर लेना। अभी हमारा मेजर फोकस है इरेडा पर कि आने वाले क्वार्टर्स कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो शुरुआत हम यहां पर करेंगे सबसे पहले कंपनी के प्राइस टू बुक से, यानी कि प्राइस टू बुक रेशो से। तो पिछले 5 साल के अंदर कंपनी का प्राइस टू बुक रेशो, और लोग कंपनी को 5 साल हुए नहीं है लिस्ट हुए, बट पिछले जब से कंपनी लिस्ट हुई है मार्केट में तब से समझते हैं कि कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो कैसा चला है। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें तो आपको नजर आएगा कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो इस समय जहां पर है 3 पॉइंटर्स के पास में है। ठीक है, 3 पॉइंटर्स के पास में, और 1 से लेकर के 3 पीबी रेशियो बहुत अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, और आपको यहां चार्ट पर क्या नजर आ रहा है कि जब भी कंपनी इस पीबी रेशियो के अंदर आई है, मतलब कि 4 पॉइंटर्स के नीचे जब भी कंपनी आई है या 4 पॉइंटर्स के पास में, तब तक आपको एक रिकवरी देखने को मिले। लेकिन इतना डाटा क्लेरिफाई नहीं करता कुछ भी कि 3 पीबी रेशियो पर आ गया, 2 पीबी रेशियो पर आ गया। ऑल्दो जिस पीबी रेशियो पर इस समय कंपनी आ रही है ये बहुत अप्रोप्रिएट रही है कंपनी की लिस्टिंग टाइम के अंदर। उसके बाद भी अगर आप देखोगे यहां भी, यानी जब भी कंपनी का पीबी 3 से 4 के बीच में आता है तब तक आपको एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिलती है। बट अपार्ट फ्रॉम पीबी हमारे पास और भी डिफरेंट रीजन होने चाहिए कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी क्या परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो हम यहां पर समझेंगे अब कंपनी का बाकी का परफॉर्मेंस। एक बार होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं यहां पर पहले, फिर आएंगे आपके अदर पॉइंट्स पे। ठीक है, तो एक चीज आती है कंपनी का होल्डिंग पैटर्न यहां पर, जहां पर रिसेंटली एफआईएस ने सेलिंग करी है सितंबर में, और डीआईएस ने भी सेलिंग करी है। मार्जिनल सेलिंग है, कोई बड़ा सेल ऑफ नहीं है। 2.04 से 1.92 एफआईएस और डीआईएस 2.95 से 2.57। ऑल्दो डीआईएस और एफआईएस लगातार खरीद भी रहे थे, बट उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ा नहीं यहां पर कंपनी के ऊपर। अब ये कंपनी ने किया क्या यहां पर, एक बार इसके चार्ट पर आओ। कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए और फिर बर्बाद भी किया। अगर स्पेशली आपकी बाइंग यहां पर आई है तो आप लोगों को पैनिक भी क्रिएट करवाया कंपनी ने। अब ऐसा हुआ क्यों, एक रीजन तो चलो हम यहां पर लेते हैं कि मार्केट आपका ऑल टाइम हाई से यहां लगभग 72,000 तक गिर गया था। ठीक है, यहां से 72,000 आपका मार्केट गिरा इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर। तो चलो ठीक है, एक रीजन हम ये मान लेते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट में गिरावट आती है पीएसयू सबसे पहले डंप होते देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली मार्केट भी अपने ऑल टाइम हाई पे गया और अभी भी ऑल टाइम हाई के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बावजूद भी इरेडा में हमको कुछ नहीं मिला। रीजन क्या है, आपकी जो न्यूज आई थी, कोई भी न्यूज मार्केट में किसी सेक्टर में आती है तो आपको एक टाइम पीरियड के लिए पैनिक दे सकती है, एक टाइम पीरियड के लिए आपको पैनिक दे सकती है, और वही चीज इरेडा, वारी वगैरह में हुई भी है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट पैनिक, हमको काम करना चाहिए कंपनी के नंबर्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपनी के पिछले 2 क्वार्टर देखेंगे
तो कंपनी का ग्रोथ गिरा है लगातार, ऑलमोस्ट पिछले 2 क्वार्टर में 10% तक कंपनी का ग्रोथ जो है वो गिर चुका है। डिस्पाइट इसके कि कंपनी का रिवेन्यू आप देखोगे तो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, कंपनी का रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा था, बट कंपनी का ग्रोथ डिप हुआ। अब हमें चाहिए कि कंपनी का ग्रोथ बढ़े, तो आप यहां पर क्या करोगे, आप देखोगे कंपनी के रिजल्ट्स। मैं पहले आपको बता रहा हूं कि ये एनुअल बेसिस पर होता है, क्वार्टर बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रोथ देखा जाता है, ठीक है। तो हम यहां पर आते हैं 2023 में आते हैं, हमारे पास 2023 का डाटा है, हमें नजर आते हैं कंपनी एक बढ़िया ग्रोथ देती है इन कंपैरिजन विद सितंबर इन दिसंबर क्वार्टर। अब हम 2024 में आते हैं, 2024 में भी यही कहानी कंपनी की है, कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो आपकी ग्रोथ है यहां पर जैसा आप देख रहे हो, ये ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ड्रॉप हो रही है। इसी वजह से चार्ट पर भी ये ग्रोथ जो आपकी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ड्रॉप हो रही है, बट रिवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ग्रोथ आपकी बढ़ती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो चार्ट पर आपको रिकवरी दिखती है, अच्छी रिकवरी दिखती है। और अगर आपके पास न्यूज भी ना हो, कोई नेगेटिव गिरावट क्यों आती है, इस ग्रोथ की वजह से, जिसको हम लोग देखते नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आगे, हमारे पास सितंबर 2025 में कंपनी का ग्रोथ आया 26%, जो कि डिक्लाइन था पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। ऑल्दो कंपनी का रिवेन्यू में बड़ा जंप था, लगभग 400 करोड़ के ऊपर का कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, बट स्टिल गिरावट क्यों, क्योंकि ग्रोथ कम था, ठीक है। अब हमें कंपनी का ग्रोथ चाहिए 26% के ऊपर, तो भैया 26% के ऊपर का ग्रोथ देने के लिए हमको कंपनी में क्या चाहिए होगा, हमें कंपनी में चाहिए होगा लगभग 450 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू। यानी कि अगर हम यहां पर देखें तो 1540 करोड़ के आसपास का हमको कंपनी में रिवेन्यू चाहिए। सॉरी 1540 नहीं जाएगा, सॉरी ये जाएगा आपका अराउंड 1200 के आसपास, 1200 करोड़ का हमें रिवेन्यू चाहिए, ताकि कंपनी का जो ग्रोथ है वो 26% से इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो अगर क्या कंपनी यहां पर दे पाएगी इतना रिवेन्यू, 2200 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू, तो इसके चांसेस हाई नजर आते हैं। क्यों, क्योंकि कंपनी ने पास्ट में दिखाया है कि कंपनी इंप्रूव करती है दिसंबर क्वार्टर में इन कंपैरिजन विद सितंबर। तो ऐसे में हाई पॉसिबिलिटी बनती है कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ इंप्रूव होता देखने को मिले, 28% कुछ आसपास। अगर कंपनी ये ग्रोथ लेकर के आती है, और जो 128 रिसेंटली आपको दिखाया ना यहां पर, ये बेसलाइन बनते हुए, ये बेसलाइन क्यों है, क्योंकि जब आप पहले भी यहां पर देखोगे, पहले भी 128 से ये आपकी बेसलाइन रही है। जब भी आप ऊपर से नीचे आते हो, पुराने लेवल्स आपके बिल्कुल आपको बताते हैं कि आपकी बेस क्या रहेगी और आपके रेस्ट्रिक्शन क्या रहेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम यहां पर समझते हैं चार्ट पे। आई गेस कि आप लोगों को कुछ समझ यहां पर आया होगा, अगर आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल लग रहा है पहली बार चैनल पर आए हो, तो चैनल पर आपको इस तरह के बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, आज भी, कल भी, परसों या साल भर के अंदर, बहुत डिटेल में माइन्यूट तरीके से आपको समझाया हुआ, जरूर देख लेना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। ये है कंपनी का चार्ट 128, ये आपकी ट्रेजेक्ट्री है, यहां से आते ही एग्जैक्ट इसी लेवल पर टच करके आपकी रिकवरी बनी। अब जो आपका रिस्ट्रिक्शन है वो बनता है 138 पे, क्यों, क्योंकि पहले भी ये एक इंपॉर्टेंट बेस रहा है, इसलिए ये आपका बनेगा रिस्ट्रिक्शन। अब इसको हम कैसे समझेंगे, यहां पर कंपनी ने क्या किया, मान लेते हैं 128 से कंपनी को हम यहां पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंपनी को हम कुछ इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर, उसके बाद यहां से हम चढ़ा देते हैं और इसको ले लेते हैं आप 138, 128 जहां से कंपनी ने जर्नी स्टार्ट करी, वहां से कंपनी का पहले क्या बना, 138 का रिस्ट्रिक्शन बना। तो क्या हुआ, कंपनी नीचे आई, ठीक है। अब जब वापस से रिकवर करेगा तो 138 के पास जाकर के क्या करने की कोशिश करेगा, इस तरह से कंसोलिडेट, यानी कि इसको बेस बनाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही बेस बनाया, स्टॉक ऊपर गया, ठीक है। यहां पर क्या किया, डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करा। ये एक हम एग्जांपल ले रहे हैं कि किस तरह से आप बेसिस बना सकते हो मार्केट के अंदर, कि आने वाली गिरावट कहां जाकर के रुकेगी, ठीक है। अब क्या हुआ, 138 से अब यहां से गिरावट नहीं शुरू हुई, 138 क्योंकि आपका पुराना बेस था, तो स्टॉक ने क्या किया, यहां पर आकर के थोड़ा सा रुका, छोटी सी एक रिकवरी दिखाई और फिर डंप की तरफ चला गया, ठीक है। जब डंप की तरफ गया तो आपको क्या हुआ, ये 138 आपका बन गया फिर से रिजेक्शन। जब ये रिजेक्शन बना तो आपकी गिरावट कहां जाकर रुकेगी, 128 पे, क्योंकि ये पहले भी आपकी एक बेस लाइन थी, ये पहले भी एक बेस लाइन थी। यानी कि जहां पे 138 से आपने इधर रिकवरी ली और यहां रिकवरी ली ब्रेकआउट करके, ये अब आपका बन चुका है रिस्ट्रिक्शन।
अब आप चाहते हो कि इसको वापस से ब्रेकआउट करे 138 पर आने के बाद में, तो आपको इस तरह की पोजीशन चाहिए होगी कंसोलिडेशन में। अगर कंपनी कंसोलिडेशन कर पाती है 138 पर, तो आने वाले क्वार्टर का कंपनी का इंप्रूवमेंट आता है, तो आपको वहां पर ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये होता है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपकी गिरावट में कौन सी बेसलाइन आएगी। जैसे 128 पहले आपका पुराना बेस था, तो यही आपको फिर से बेसलाइन बनती देखने को मिलेगी। 138 पहले आपका रेस्ट्रिक्शन था, तो जब आप ऊपर से नीचे आओगे, ये आपका बेस बनता देखने को मिलेगा। आई गेस आज के इस वीडियो में इतना क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब सिर्फ एरेडा के लिए नहीं, बल्कि आप इसको जिंदगी भर भी यूज करोगे ना, काफी हद तक आप सीख पाओगे, काफी हद तक। आई गेस कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता अगले वीडियो में।